स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। जैसा कि हमने अभी क्या मसल फाइबर किसे कहते हैं? मसल फाइबर कहते हैं हम मसल्स के सेल को। तो अब हम उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, मतलब उसके अंदर तक देखेंगे कि अंदर उसके क्या होता है और उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो कैसे होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है मसल फाइबर की, इसमें सबसे पहले देखें कि मिसाल के तौर पर ये आपका एक मसल फाइबर है। ठीक है, ये मसल फाइबर है आपका। अब ये जो आपका मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर कितनी सारी आपको ये फाइबरस स्ट्रक्चर बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये है ये फाइबरस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। ये फाइबरस स्ट्रक्चर जो आपको बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं, इनको ये हैं, मतलब इसको अलग से एक बड़ा करके दिखाया गया है। ये इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये जो फाइबरस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दीज फाइबरस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स। अब सवाल ये कि ये मायोफिब्रिल्स क्या हैं, इसका मसल फाइबर से क्या ताल्लुक है। अब इसी के लिए ही हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। अब देखिए कि इन जो ह्यूमन मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर की बेसिकली जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप, हम जैसे पढ़ चुके हैं, इस तरह से बनी हुई होती है। मतलब वो मसल फाइबर की शेप ऐसे होगी, ऐसे बनी होती है। अब इस मसल फाइबर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में न्यूमरस आपको इस तरह से फाइबर्स बने हुए दिखाई देंगे। ये फाइबर आपको डायग्राम में भी अभी दिखे इस तरह बने हुए होंगे। इनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, ये मायोफिब्रिल्स कहलाते हैं। तो ये मसल फाइबर हो गया। ठीक है, और मसल फाइबर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में से मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। हमारे जो मसल फाइबर होता है, इस मसल फाइबर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? पहली बात तो है कि मसल फाइबर जो है सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके गिर्द एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बिल्कुल वही मेम्ब्रेन होती है जो बाकी तमाम सेल्स के गिर्द होती है। लेकिन फर्क ये है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम यहां पर अलग है। इसको कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा। अच्छा, इसके अंदर फिर आपको पता है कि साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अंदर इसके साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है पूरे इसके अंदर। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इनसाइड इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म यानी दूसरे सेल्स का ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और यही साइटोप्लाज्म अगर मसल्स के सेल में है तो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और इस सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। लेकिन आप जिन दो ऑर्गेनेल्स को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो अभी से इनको जान लें, क्योंकि उन ऑर्गेनेल्स का काफी एक अहम रोल होगा। उनमें से एक ऑर्गेनेल होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में क्यों होते हैं, न्यूमरस क्यों होते हैं? टू फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ी तादाद में इसमें पाए जाते हैं। दूसरी चीज होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए शायद आपकी बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग टर्म नहीं होगी, वो होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। स्टोर कैल्शियम आयंस। और ये कैल्शियम आयंस जो होते हैं मसल की कॉन्ट्रेक्शन में एक की रोल प्ले करते हैं। मतलब कैल्शियम आयन के रिलीज के बाद ही मसल की कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कैल्शियम आयन इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि न्यूमरस होते हैं ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल पाए जाते हैं, अब वो हर मायोफिब्रिल जो होता है वो कनेक्टेड होता है मोटर नर्व के साथ। यानी मिसाल के तौर पर ये मोटर नर्व है, ये ऐसे आके मसल फाइबर से यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ये जहां से ये आपकी ब्लैक कलर की जो लाइन थी, ये आपकी मसल्स की मेम्ब्रेन है जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। और सार्कोलेमा के साथ जो है ना, ये आपके न्यूरॉन, ये है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं आपके मसल्स या ग्लैंड्स तक। अभी जो मोटर न्यूरॉन है, ये इस मेम्ब्रेन के साथ आकर एक जंक्शन बना रहे हैं, जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं।
ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, या इसको हम न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन भी कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब जहाँ पे मसल सेल और न्यूरॉन्स आपस में ज्वाइंट हो रहे हो। जहां पर आकर ये नर्व मिलती हैं, यहां से आपके ये जो अंदर इसके मायोफिब्रिल्स मौजूद हैं, ये कनेक्टेड होते हैं मोटर न्यूरॉन्स के साथ, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी जो ये नर्व हैं, ये मैसेज को जब ले कन्वे करके ले आती हैं, मतलब मैसेज जब आता है इनके जरिए से ट्रेवल करता हुआ नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ऐसे यहां तक पहुंचता है, तो ये नर्व इम्पल्स वो मैसेज होता है जो ब्रेन कन्वे करता है आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक। तो जैसे ये मैसेज लेकर आती हैं मसल के तक, ये मैसेज अंदर नहीं जाएगा, मसल फाइबर के बाहर ही रहता है। इस मैसेज को अंदर कैसे पहुंचाएं, और अंदर पहुंचाने के बाद वो इवेंट कैसे स्टार्ट करें। तो अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू होते हैं, तब ये रिलीज होता है। अब सवाल है कि इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये मैसेज कैसे पहुंचाएं कि कॉन्ट्रेक्शन का मैसेज आया है आपके ब्रेन की जानिब से। उसके लिए क्या होता है कि फर्ज करें ये है आपकी सार्कोलेमा, मतलब ये मेम्ब्रेन है आपके मसल्स के सेल की। ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपकी सार्कोलेमा यानी आपकी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। इनके बीच में एक कनेक्शन होता है, एक ट्यूब्यूल्स का, एक ट्यूब्स का, जिसको कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। आपकी बुक में ये नाम लिखा हुआ है, टी ट्यूब्यूल्स के नाम से आप देख लीजिएगा। टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, टी स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स, चूंकि ट्रांसवर्स होती हैं इसलिए ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहा जाता है इनको। ठीक है। अब ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कंटेन, इसके अंदर कैल्शियम के गेट्स होते हैं, यानी प्रोटीन से बने हुए कैल्शियम के गेट्स पाए जाते हैं। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है यहां पर, मतलब बाहर यहां पर आएगी इंफॉर्मेशन नर्व इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हुई। अब इस इंफॉर्मेशन के आते ही ये जो टी ट्यूब्यूल है ये वाली, इसके चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ओपन होते 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 ये पहुंच जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक यहाँ पर। और जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये पहुंचते हैं, कैल्शियम आयन यहाँ से बाहर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये कैल्शियम आयन बाहर रिलीज होने के बाद मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करा देते हैं। अब कैल्शियम आयन मसल की कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करवाएंगे, ये तो खैर जब हम लोग मसल की कॉन्ट्रेक्शन की थ्योरी डिस्कस करेंगे उसी में देखेंगे मैकेनिज्म के अंदर, लेकिन ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो टी ट्यूब्यूल जो है ये आपकी सार्कोलेमा को कनेक्ट करती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ताकि सार्कोलेमा पर जो मैसेज आया है, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आई हैं आपके सीएनएस का कॉन्ट्रेक्शन के लिए, तो वो मैसेज अंदर नहीं जाता, तो अंदर मजीद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक मैसेज को पहुंचाने के लिए टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अगर हम दोबारा से रिव्यू करते हैं तो कुछ और चीजें भी हमारे सामने आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हमने कहानी को कहां से स्टार्ट किया था, मसल बंडल से। मिसाल के तौर पे ये आपका मसल बंडल था पूरा का पूरा। ठीक है। अब ये मसल बंडल जो है ना, ये बना हुआ था मसल फेसिकल्स का, यानी मसल फाइबर्स थे जिसके अंदर, और मसल फाइबर बने हुए थे मायोफिब्रिल, मसल फाइबर के अंदर थे मायोफिब्रिल्स। ठीक है। अब इन तमाम चीजों को तरतीब से लिखते हैं, और तरतीब से लिखने के बाद देखते हैं कि हमारे पास अब और क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर बची है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास थे मसल बंडल। आपके अंदर क्या था, मसल बंडल। ठीक है। मसल बंडल बनता है किससे, फेजिकल से मिलकर। ग्रुप ऑफ मसल फाइबर फेजिकल बनती है मिलकर मसल फाइबर से, जो कि आपके मसल्स के सेल भी हैं। ठीक है। मसल फाइबर्स जो हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं, बने होते हैं मायोफिब्रिल से। ये तरतीब ऐसे चलती भी आ रही है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि मायोफिब्रिल खुद किससे बना हुआ है।
ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मायो यहां से इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होती है। मायोफिब्रिल बना हुआ होता है सार्कोमेयर से। ठीक है, सार्कोमेयर से। अब ये सार्कोमेयर क्या है? वैसे सार्कोमेयर स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है, और अब हमारी सारी डिस्कशन इस सार्कोमेयर पे होगी, क्योंकि ये चूंकि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, तो इसका मतलब है कि आपके मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्शन मसल की नहीं, इसी सार्कोमेयर की होती है। और इस सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मायोफिब्रिल भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और अगर मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल फाइबर, और मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फेसिकल, फेसिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पूरा मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितनी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी आपका सार्कोमेयर। अब सार्कोमेयर खुद किस चीज से बना हुआ होता है? सार्कोमेयर बना हुआ होता है दो टाइप के प्रोटीन से। एक थिक फिलामेंट का, थिक प्रोटीन का फिलामेंट होता है, ठीक है, और एक थिन प्रोटीन का फिलामेंट होता है। ठीक है, ये जो थिक प्रोटीन है, ये बना हुआ होता है मायोसिन प्रोटीन से। थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और इसकी जो थिकनेस होती है तकरीबन 1600 नैनोमीटर तक, सॉरी 16 नैनोमीटर तक होती है इसकी थिकनेस। जबकि जो थिन फिलामेंट होता है, ये थिन फिलामेंट तकरीबन 7, ये बना हुआ होता है एक्टिन से। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन से, ये प्रोटीन है सारे, ट्रोपोनिन से, और इसकी थिकनेस जो होती है ना, वो 7 से 8 नैनोमीटर तक होती है। अब आप कहेंगे ये तो 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो फिर ये थिन कैसे है? थिन है, जब हम इसकी डायग्राम, जब हम इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम देखेंगे तो हमें पता होगा कि ये थिन और थिक क्यों होते हैं। ठीक है, फिर ये ट्रोपोनिन का जो ये प्रोटीन होता है, फिर ये प्रोटीन भी 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें भी 3 डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन का, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये सारी के सारे प्रोटीन मिलकर आपका एक सार्कोमेयर बनाते हैं, सार्कोमेयर मिलकर मायोफिब्रिल बनाते हैं, मायोफिब्रिल मिलकर मसल फाइबर, मसल फाइबर मिलकर फेसिकल, और फेसिकल मिलकर आपका मसल बंडल बनाते हैं।